Very good afternoon to all the students. So our next topic is evolution. So before starting this topic, we will just focus on the word evolution, that what is basically the evolution. जब कभी एवोल्यूशन वर्ड निकलता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही बात आती है that what is basically the evolution. ये जो इतनी यूनिवर्स है या ये जो हमारी अर्थ का बॉर्न हुआ है जिस टाइप से, ये सब चीज़ें अचानक से जो आज हम अपने आसपास जितना भी वातावरण देखते हैं, हाउ दिस केम, देन हाउ ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट, या ये एग्जिस्टेंस किस तरह हुई है. सो अगर हम एक काफ़ी स्टडीज़ पे अगर फोकस करके देखें, सो ये एक जो एवोल्यूशन है, इट इज़ नाउन एज अ चेंज विच कॉन्टीन्यूज़ फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड ईयर्स. सालों साल जो स्लोली चेंज आता गया है वो एक्चुअली में एवोल्यूशन बनता गया है. एंड चेंजेस आर द पार्ट. हर चीज़ में कोई ना कोई चेंज आता रहता है. टाइम टू टाइम क्या होता है, एक नया रिजल्ट लेके आता है. सो एवोल्यूशन इज़ लॉ ऑफ नेचर. इसे आप प्रोसेस भी कह सकते हैं या एक रिज़ल्ट भी कह सकते हैं किसी प्रोसेस का. ठीक है, इट इज़ बोथ अ प्रोसेस और एज अ रिज़ल्ट ऑफ द प्रोसेस. सो आज जो हम अपनी यूनिवर्स देखते हैं या अपनी आसपास जितने भी प्लैनेट्स हैं, सन, उसके बाद अर्थ है जो हमारी जहाँ पे हम रह रहे हैं, सो उन्होंने भी एवोल्यूशन अंडरगो किया है. सो अर्थ कैसे बॉर्न हुई, जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं उसका जन्म कैसे हुआ, जितने भी प्लैनेट्स हैं और जितना भी ये कॉस्मॉस है, ये यूनिवर्स है जिसकी हम स्टडी करते हैं, वो कैसे आया, इस चैप्टर में हम वो सब पढ़ेंगे. सो यूनिवर्स, यू नो, आल्सो नाउन एज कॉस्मॉस, एक्चुअली इट इज़ अ लिमिटलेस, ऑलमोस्ट एक जिस चीज़ का कोई एंड ही ना हो, इट्स अ लिमिटलेस ऑलमोस्ट एम्प्टी स्पेस जिसमें बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं और हर एक गैलेक्सी में नियर अबाउट 10,000 और लैक्स ऑफ स्टार्स हैं. सो एन होल स्टडी ऑफ यूनिवर्स और कॉस्मॉस इज़ नाउन एज कॉस्मोलॉजी. ठीक है, जो जिसमें हम पढ़ते हैं. सो और ये सब जो हमें स्टडी करवाती है इसे हम एवोल्यूशन कहेंगे. सो एवोल्यूशन इज़ बेसिकली द अनरोलिंग और द फोल्डिंग ऑफ द नेचर, अनफोल्डिंग ऑफ द नेचर दैट ब्रिंग्स अबाउट एन ऑर्डरली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म और कंडीशन टू अनदर. मीन्स कि एक फॉर्म से जब दूसरी फॉर्म में चेंज आता है और टोटली चेंज को जो हम कहते हैं और उससे जो रिज़ल्ट निकलता है एक्चुअली में, वो आपका एवोल्यूशन है. ये प्रोसेस भी है और एक प्रोसेस का रिज़ल्ट भी है. सो एक स्टोरी है एक तरह से. इट इज़ एवोल्यूशन इज़ बेसिकली स्टोरी ऑफ लाइफ और स्टोरी ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ, कि कैसे हर एक चीज़ की बर्थ हुआ. सो एवोल्यूशन बेसिकली अकर्स इन ऑल डोमेन्स. ये स्टेलर भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी है, फिजिकल भी है, केमिकल भी है एंड बायोलॉजिकल भी है. अगर किसी भी स्टार्स या प्लैनेट्स में जो भी चेंज आ रहा है, इट विल नाउन एज स्टेलर चेंज. जैसे कि समटाइम्स हम कितने आसपास देखते हैं, टूटता तारा होता है, कोई तारा टूट जाता है, कोई नया बॉर्न हो रहा है, कोई चीज़ इस तरह से यूनिवर्स में कोई चेंज आ रहा है, इट विल कॉज द स्टेलर चेंज. समटाइम्स इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है, जैसे जितने भी एलिमेंट्स हैं या मैटर्स हैं, कैलेस्ट्रियल बॉडीज़, जितनी भी यूनिवर्सल बॉडीज़ हैं, उनके मैटर या एलिमेंट्स में अगर चेंज आ रहा है, इट विल नाउन एज इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन. और अगर कुछ फिजिकल चीज़ों में चेंज आ रहा है, जैसे कि समटाइम्स एलिवेशन पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है माउंटेन्स का, कुछ आइलैंड सिंक हो जाएंगे या कोई और फॉर्मेशन हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ रिवर्स, सो इसको हम केमिकल एवोल्यूशन कहेंगे. और जो सबसे डिफरेंट और बिल्कुल अलग है, डैट इज़ योर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन. ठीक है, न्यू स्पीशीज़ कहाँ से आती हैं? प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ से. ठीक है, सो न्यू स्पीशीज़ अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ एंड दिस टर्म वॉज फर्स्ट कॉइंड बाय द स्पेंसर. सो ये जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है या जिसे हम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कहते हैं, बेसिकली ये किस में एम्फसाइज़ करता है, जो आजकल की जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है, हम आसपास जो भी देखते हैं, या हम ही हैं, जैसे हम कहाँ से आए हैं, अपने पेरेंट्स से आए हैं. सो बेसिकली क्या है कि प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ ने है न्यू एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ को बॉर्न किया है. सो दिस वॉज अबाउट द एवोल्यूशन एंड इट्स टाइप्स. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं
कि फॉर्मेशन कैसे हुई। जैसे स्टार्स के बारे में आपको पता है कि दे आर द ल्यूमिनस क्रिस्टल बॉडीज़, कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन की फ्यूजन हो रही है एंड दे आर फॉर्मिंग द हीलियम गैस बन रही है। स्टार्स आर जस्ट द हॉट गैसेस, बॉल ऑफ हॉट गैसेस, दे आर कंटिन्यूसली जस्ट स्प्लिटिंग द रेज, जिसके कारण वो ब्राइट दिखाई देते हैं। एंड अवर ब्राइटेस्ट स्टार इज नाउन एज सीरियस और अल्फा कैनिस मेजोरिस। सो और ऑरिजिन कैसे हुआ है स्टार का, बेसिकली ये सारा एम्फसाइज करता है कि जब शुरू में टेम्परेचर क्या था हमारे इन्वायरमेंट का, या इन्वायरमेंट का माहौल कैसे था जहाँ से ये सारी चीज़ें आई हैं। सो ऐसा माना जाता है, इट इज़ अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ऐसा माना जाता है कि शुरू में बहुत पहले से भी पहले की बात है, जब शायद टाइम भी नहीं शुरू हुआ था। सोचने वाली बात यह है कि टाइम कैसे नहीं शुरू हुआ था। सो एक ऐसे थ्योरेटिकल वे रखा हुआ है इन्होंने कि जब बहुत पहले से भी, नियर अबाउट 15 बिलियन ईयर्स अगो, जब कुछ भी नहीं था, टोटली एम्प्टीनेस, वहाँ पे क्या हुआ, एक थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुई। थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन मीन्स न्यूक्लियर एक्सप्लोजन विद द हीट, जिसमें बहुत सारी कॉस्मिक रेज निकली, सुपर हॉट कॉस्मिक मैटर रिलीज़ हुई और उसमें हलचल हुई, और जितने भी एक्सप्लोडेड कॉस्मिक मैटर थी वो एक्सपैंड होना शुरू हो गई, एंड इट वाज स्टिल एक्सपैंडिंग। और वो थी कितनी कॉस्मिक मैटर, वो नियर अबाउट पी साइज़, एक मटर के दाने से भी छोटी हुई होगी, वो एक्सप्लोड हुई और इतनी सारी एनर्जी रिलीज़ हुई उसमें से, इतने सारा मैटर रिलीज़ हुआ और वो एक्सपैंड होती गई। देन कॉस्मिक मटेरियल जो है वो टुकड़ों में बट गया, बहुत सारे टुकड़ों में वो डिवाइड हो गया, और जितना भी ये जो यूनिवर्स का हम आउटर एक्सपेंस देखते हैं, लाइक स्टार्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, कितना कुछ हम देखते हैं, ये फिज़िक्स में आप सब पढ़ते भी हैं। सो वो सारा उसमें फॉर्म होना शुरू हो गया। सो गैलेक्सी फॉर्म हो गई कॉस्मिक मैटर से, उसके बाद वो बहुत सारे पीसेस में डिवाइड हो गई, फिर वो मिलियंस ऑफ पीसेस में डिवाइड हो गई, और हर एक ने एक नेब्यूला बना दिया, कोल्ड क्लाउडी मास बना दिया डस्ट और गैस का, ठीक है। डस्ट एंड गैस कंबाइंड एंड फॉर्म ए वेरी कोल्ड क्लाउडी मास विच इज़ नाउन एज नेब्यूला। सो कंडेंसेशन हुई हर एक नेब्यूले में, और उससे क्या हुआ, स्टार्स प्रोड्यूस्ड हो गई, स्टार्स और प्लैनेट्स निकल के आ गए हमारे सोलर सिस्टम में। सो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, यू कैन सी सन सेंटर में है, और बाकी सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं अपने ऑर्बिट्स में से होते हुए सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, जो आज का हम सोलर सिस्टम देखते हैं अपना। सो इस तरह से ही हुआ है कि जब वो एनर्जी रिलीज़ हुई, एक्सपैंड हुई, तो वो इस तरह सर्कल्स में ही रिलीज़ और एक्सपैंड हुई, और इस तरह से क्या है कि अभी तक जो है प्लैनेट्स जो हैं वो सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, दे जस्ट रिवॉल्व अराउंड द सन। सो यू कैन सी ये नेब्यूला है, एंड दिस इज़ द कंडेंस्ड स्पिनिंग डेंस सेंट्रल पार्ट, और ये आउटर वाला स्पिनिंग पार्ट है। देन ब्रेकिंग हुई है पेरिफेरल पार्ट की, और ये एक बीच का जो अर्ली स्टार है जो कि सन फॉर्म हुआ है, ठीक है। और सन इज़ वेरी मच अर्ली फॉर्म्ड देन आवर अर्थ, हमारी अर्थ से भी पहले सन की फॉर्मेशन हुई हुई है, और यू कैन सी कि इस तरह से सारे के सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। सो उस जो एक्सप्लोजन हुई, इस एक्सप्लोजन को हम बेसिकली बिग बैंग कहते हैं, आपने शायद सुना भी होगा अक्सर बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। इट इज़ जस्ट एन थ्योरेटिकल कंसेप्ट कि ऐसा हुआ है, क्योंकि जितने भी एविडेंसेस बाद में मिले हैं या जितनी भी एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ हुई है उस पर यही मतलब औसत लगाई गई है कि इसी तरह से हुआ है। और इस तरह से जब सोलर सिस्टम फॉर्म हो गया है, तो जितनी भी जो स्पेस थी कैलिस्टल बॉडीज़ के बीच में, उन्हें इंटरस्टेलर स्पेस कहा गया, ठीक है। मतलब एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, सन है बीच में और बहुत सारी कैलिस्टल बॉडीज़ हैं जैसे कि प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं। तो जो स्पेस उनके बीच में बच रही थी दैट वाज नोन एज इंटरस्टेलर स्पेस, एंड इट वाज ऑलमोस्ट मतलब बिल्कुल पार्टिकल लेस है और डेंसली कोल्ड स्पेस है वो, ठीक है। सोलर सिस्टम को ऐसा माना जाता है कि ये एक नेब्यूला या कोल्ड कॉस्मिक जो गैसेस हैं जो अभी हमने पढ़ा है उसी से ही निकला गया है। सो सोलर सिस्टम जो सोलर नेब्यूला था वो कंडेंस्ड होने लगा, फिर स्पिनिंग मूवमेंट शुरू हो गई और सेंट्रल पार्ट हमारा सन बन गया, और बाकी जितने भी पेरिफेरल जो स्पिनिंग से डिस्क फॉर्म हुई वो आपके स्मॉलर क्लाउड्स हो गए, फिर वो प्लैनेट्स में बट गए। सो इस तरह से प्लैनेट्स, उनकी सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स बनते गए। तो सन इसीलिए सेंटर में ही है और नियर अबाउट 1.487 इंटू 10⁸ 8 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है सन का अर्थ से।
एंड नियर अबाउट 99% मास रहता है सोलर सिस्टम का। ये इट कॉन्ट्रीब्यूट टू 99% ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम। और डेंसिटी जो है वो अर्थ से 1/4 है, 1/4, एंड ग्रेविटेशन फोर्स इज 28 टाइम्स हायर। और सन जो है वो टोटली 70% हाइड्रोजन एंड 30% हीलियम एंड लेस देन 1% अदर एलिमेंट्स का बना हुआ है। एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस आर गोइंग all the time in the core of the sun. That is why it is known as a hot ball. टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है, नियर अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि फॉर्मेशन कैसे हुई। एंड फिर बाद में प्लैनेट्स आते गए जो कि सन के अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर सन के अंदर रिवॉल्व कर रहे, सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे थे, लाइक मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपट्यून एंड यूरेनस। सो ये डायग्राम से आपको डिपिक्ट हो रहा है। एंड एज यू ऑल नो, अर्थ जो है हमारी थर्ड प्लेनेट है सोलर सिस्टम की, एंड इट हैज़ एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 148.7 million kilometers from the sun. So planet is this, our earth is nearly spherical with a slight bulge at the equator and slightly flattened at the poles. Poles वाली side slightly flattened है. Then अर्थ जो है वो नियर अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ की फॉर्मेशन हुई है। अर्थ की फॉर्मेशन जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हुई है। एंड एवरेज डेंसिटी जो है अर्थ की वो नियर अबाउट 5.5 है। और कुछ एरिया रॉकी हैं, कुछ एरिया प्लेन्स भी हैं। एंड अर्थ इज़ डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स लाइक क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये सब आपने छोटी क्लासेस में भी अक्सर पढ़ा होगा। सो अर्थ इज़ फॉर्म 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ फॉर्म हुई, और 15 बिलियन ईयर्स अगो पहले ये एक्सप्लोजन हुआ, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जिससे यूनिवर्स बनी। और 4.5 बिलियन ईयर्स अगो फिर उसके बाद, मतलब अर्थ काफ़ी बाद में आई है यूनिवर्स के, फिर अर्थ की फॉर्मेशन हुई। जो पहला एटमॉस्फेयर था अर्थ का वो सेमी मोल्टन फॉर्म में था। जैसे आपने लावा या हॉट लावा या मगमा के बारे में सुना होगा, इट इज़ इन मोल्टन फॉर्म। सो उस तरह का एटमॉस्फेयर था अर्थ का, सेमी मोल्टन टाइप था। और ये एक एटमॉस्फेयर से इट गॉट एन एनवलप्ड बाय एन एटमॉस्फेयर, मतलब जो आसपास का जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, एटमॉस्फेयर क्या करता है कि एक शील्ड बना के रखता है कि सन की जो जितनी भी रेज है वो हम तक हानिकारक ना पहुँचे। सो एटमॉस्फेयर है, इसकी गैसेस हैं, सो ये एक बैलेंस बना के रखती हैं। सो शुरुआती टाइम पे सिर्फ हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, ये सब ऑक्सीजन गैसेस थी। पर जो सबसे पहले का इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। जो अर्ली अर्थ थी, अगर हम अर्ली अर्थ की बारे में बात करें तो सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स थे, एक लिथोस्फीयर था, रॉकी पार्ट, एंड एक एटमॉस्फेयर था। सो इस तरह से फॉर्मेशन थी। अगर आप ये डायग्राम देखो, ये लावा है, लावा डिसोल्यूशन, एंड देन ये रिवर्स, लावा निकल के वापस रिवर्स में आ रहा है। सो जितने भी अर्ली मॉलिक्यूल्स थे शुरुआती टाइम के अर्थ में, वो अर्थ की सरफेस पे जो प्रेजेंट थे और अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट थे, उन्होंने आपस में क्या करना शुरू कर दिया। आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, दे रिएक्ट, मॉलिक्यूल्स रिएक्शन शो करते हैं ना। सो उन्होंने क्या किया, जो पहले वाले जितने भी जो शुरुआती टाइम पे गैसेस प्रेजेंट थी, उन्होंने आपस में रिएक्शन करना शुरू कर दी। तो वो सिंपल कंपाउंड्स बनाना, सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू कर दिए, और सिंपल से कंपाउंड मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो गए। सो मेटल्स कंबाइन होने लगे, उन्होंने मेटल नाइट्राइड्स बना दिए, मेटल कार्बाइड्स बना दिए। और जितने भी एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स थे, जैसे कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन, वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज़ करते हैं, अमोनिया, मीथेन, ये सब बनाना शुरू कर दिया। सो जो फ्री ऑक्सीजन थी वो एब्सेंट थी। जिस ऑक्सीजन से हम अभी जीवित हैं, सांस लेते हैं, वो उस टाइम पे नहीं थी, वो बहुत बाद में आई थी। सो इसीलिए उस इन्वायरमेंट को कहा जाता है रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट। और जो एटमॉस्फेयर जितना भी था, अर्थ बहुत गर्म था, क्योंकि रिएक्शन हो रही थी फ्री एटम्स की। सो प्राइमरी एटमॉस्फेयर था, रिड्यूसिंग था नेचर में, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी।
देन लेटर ऑन क्या हुआ कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे एटमॉस्फेयर में वो नियर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस तक थे. सो उसके बाद जैसे जैसे रिएक्शंस होती गई बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है कि वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं ताकि वो हॉट लिक्विड वाटर बना दें. सो देन उसके बाद क्या हुआ कि इस तरह से जो भी लिक्विड स्टेट थी वो नीचे जाने लगी. सो प्रोसेस जो है रेन का हीट और थंडरिंग है वो काफ़ी टाइम तक होने लगी. जितने भी वॉल्केनोस थे वो लावा और गैसेस रिलीज़ करने लगे. काफ़ी इन्वायरमेंट काफ़ी ऐसे हॉट ह्यूमिड एंड वेरी मच हॉटनेस थी उस इन्वायरमेंट में काफ़ी. सो बहुत सारे जो लार्ज ओशंस थे, लेक्स थी, रिवर्स थी, वो सब आने लगे. वाटर बॉडीज़ में काफ़ी ज़्यादा साल्ट्स आने लगे. ठीक है, बहुत सारा समुद्र का पानी नमकीन होता है ना, यही इसकी खासियत है. सो जो रेन थी या वो जब बारिश होती थी तो वाटर बॉडीज़ के थ्रू जो सॉल्ट था वो जितने भी ओशंस थे उनमें आ जाता था. सो उसके बाद क्या हुआ कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी. और अगर हम अपैरेंट हेल्डन की थ्योरी को फॉलो करें सो एक अर्ली मॉलिक्यूल्स की स्पॉन्टेनियस जनरेशन होने लगी. जैसे आप इस पिक्चर में देखो, ये प्रिमिटिव ओशन है, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं. लाइटनिंग और थंडरिंग की वजह ये सन की अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ रही है. अर्थ को शुरुआती टाइम पे ऐसा भी कहा जाता था, इट वॉज ए हॉट सूप. ठीक है, अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर था वो 60 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा था. ठीक है, 100 के नीचे और 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा. सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो थी, कॉस्मिक रेज थी, लाइटनिंग थी जो थी और हीट जो थी, उसने क्या किया, एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स को आपस में रिएक्ट करने पे मजबूर कर दिया ताकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएं, ताकि जैसे कि शुगर, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स, अमीनो एसिड्स. तो जितने भी बेसिक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स थी बायोमोलिक्यूल्स की वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में वो ऑक्सीजन के बिना थी और उसमें सिर्फ हाइड्रोजन था. ठीक है, और जो एनर्जी थी सोलर रेडिएशन से, लाइटनिंग से, वॉल्केनिक eruption से, कॉस्मोसिक जितनी भी रेस थी वो काफ़ी हाई एनर्जी रेस थे और अर्थ जो थी वो काफ़ी हॉट थी. ठीक है, सो एक एक्सपेरिमेंट है, साइंस में एक्सपेरिमेंट होते ही रहते हैं. सो माइलर ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. सर यूरे भी थे, स्टैनले माइलर एंड हारोल्ड सी यूरे. उन्होंने अर्ली इन्वायरमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि हमारे पास आज सबूत कैसे हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हुए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें बताया कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था. सो ये उन्होंने एक अपरेटस बनाया, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस रखी कि अर्थ के उस टाइम पे जैसे कि ऑक्सीजन नहीं थी, ए बायोजेनिक इन्वायरमेंट था, कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की एवोल्यूशन कैसे हुई है. सो उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, एक मतलब कि ताकि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो सके. एक फ्लास्क में उन्होंने ऐसे बॉयल करने के लिए एक बॉयलर रखा जिसमें 800 डिग्री सेल्सियस रखा टेम्परेचर, एक कंडेंसर रखा, एक कंट्रोल ऑपरेटर्स का भी था, मतलब सिस्टम कंट्रोल करने के लिए. सो ये सारा उन्होंने लैब्स में परफॉर्म किया विद प्रिकॉशंस एंड फुल स्केल एक्सपेरिमेंट्स. तो उन्होंने देखा कि उन्होंने मीथेन, अमोनियन, हाइड्रोजन का मिक्सचर को लिया और उसको क्योंकि उस टाइम पे जो था वो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, वहाँ पे मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर ही प्रेजेंट थे. सो उसको एक्सपोज किया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. जैसे आप ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये गैसेस हैं, इसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया है. वाटर, ये वाटर यहाँ से निकलता है और यहाँ से पानी को डाल, ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं. ये ऑर्गेनिक वाटर है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. ठीक है, सो दे जस्ट परफॉर्म और उसको डिस्चार्ज से पास किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से. कंडेंसेशन भी हुई कंडेंसर से. उसके बाद बॉइलिंग, यहाँ पे आप देख रहे हो बॉइलिंग भी की क्योंकि पहले एनवायरनमेंट में ऐसे था, कंडेंस्ड हुए देन बॉइलिंग. देन ये 18 दिन तक एक्सपेरिमेंट चला और इसको बहुत बार रिपीट किया गया और जो भी प्रोडक्ट्स थे एक्सट्रैक्ट किए गए वो क्रोमेटोग्राफी के थ्रू देखे गए और उन्होंने 15 ऐसे अमीनो एसिड्स लाइक ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड उनको मिले और ऑर्गेनिक एसिड जो लैक्टिक एसिड, सकेनिक एसिड, प्रोपोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये भी उनको उस टाइम रिजल्ट्स में मिले और राइबोज शुगर एंड प्यूरिन एडेनिन, यानी कि उस टाइम पे फर्स्ट फॉर्मेशन एलिमेंट्स की ये हुई थी. सो उन्होंने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को यूज़ किया. यूवी लाइट को किया, यूवी लाइट के अंदर रख के देखा और इससे ये निकला कि बहुत सारे उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले, शुगर्स, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट्स एंड फैट्स,
और नाइट्रोजन बेसिस तभी बन सकते हैं अगर स्टार्टिंग कॉम्बिनेशन जो है उसमें CN या H हो। सो यही ये प्रोसेस ने ये प्रूव कर दिया कि कहीं ना कहीं के एलिमेंट्स उस टाइम प्रेजेंट थे और स्पेस में प्रेजेंट थे, और इस तरह से क्या हुआ है कि फॉर्मेशन हुई है। देन उसके बाद कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन हुई। जो सिंपल कॉम्प्लेक्सेस थे, सिंपल कंपाउंड्स थे, उनसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे जैसे कॉपर के ऑक्साइड्स, आयरन, सैचुरेटेड हाइड्राइड्स की कंसंट्रेशन में काफ़ी लो थे उस अर्थ के हॉट डिल्यूट इन्वायरमेंट में। सो जितनी भी समुद्र के किनारे थे, समुद्र के किनारे के आने के पास वो इकट्ठे होने शुरू हो गए। ठीक है, और वाटर की जो इवेपोरेशन थी एरिया में, वो जो एनर्जी का सोर्स था, इन केमिकल्स को आपस में इंटरैक्ट करने पे मजबूर कर दिया। वो समुद्र के किनारे आके आपस में इंटरैक्ट होना शुरू हो गए, इकट्ठे होने शुरू हो गए, कंडेंस होना शुरू हो गए, और एक पॉलीमराइज चेन बनना शुरू हो गई। जैसे शुगर मिलके डायसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल मिलके फैट्स, फॉस्फोलिपिड्स, ये सब बनना शुरू हो गया। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कैसे नाइट्रोजन बेसिस से न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, RNA, DNA किस तरह, और इस तरह से फैटी एसिड से फैट, लिपिड्स, ग्लिसरीन, मतलब ये सब छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड्स मिलके कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और आगे जाके बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हो रहा है। RNA, DNA तक फॉर्मेशन हो गई है। सो अगर हम बात करें फर्स्ट लाइफ की, तो जो पहली बायोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या बताता है कि जो फॉर्मेशन ऑफ जो फर्स्ट लाइफ है उसमें क्या है कि जितना भी पहले वाला केमिकल सिस्टम है जो कि प्रीबायोटिक कहलाता है, उसके पास कुछ एक दो ही प्रॉपर्टीज़ थी लिविंग सिस्टम्स की, और उन्हें हम प्रोटोबायोन्ट्स कहते हैं। ठीक है, सो प्रोटोबायोन्ट्स जो उस टाइम पे थे, जो फर्स्ट लिविंग सिस्टम्स थे, लिविंग सेल नहीं, लिविंग सिस्टम्स थे, जो उनमें क्या था कि उनको 3 तरह के रूल्स फॉलो थे। जैसे कि अगर वो सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग होने चाहिए, रेप्लिकेटर्स होने चाहिए, म्यूटेशंस होनी चाहिए अगर जब उनके भी कॉपिंग हो रही है, रेप्लिकेटर्स बन रहे हैं, और इस तरह से क्या है कि एनर्जी जो है उनमें आनी चाहिए। किसी चीज़ में जान होगी, एनर्जी होगी, तभी उसको मतलब लाइफ मिल सकती है। सो पहले जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, जब वो सी में इकट्ठे होने लगे, या रॉक्स के जो सबमर्ज रॉक्स थे वहाँ पे इकट्ठे होने लगे, उन्होंने एक स्लज सी बना दी। स्लज सी बना के बहुत सारी प्रोटीन्स फॉर्म होगी जिनका हाइड्रोफिलिक नेचर था, एंड दे फॉर्म द हाइड्रोफिलिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स की परत जो थी वो उनके मतलब उनके जितनी पेरीफेरी थी वहाँ पे सराउंड होगी, मतलब एनवेलप उनकी वाटर मॉलिक्यूल्स की बन गई। सो उन्होंने कॉजरवेट्स भी कह सकते हैं आप उन्हें, माइक्रोस्फीयर्स भी कह सकते हैं, वेसिकल्स भी कह सकते हैं। इस तरह की फॉर्मेशन उन्होंने कर ली। सो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये पहले आप देखिए कैसे सी में एग्रीगेट्स बन रहे हैं, देन मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, और देन वो डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो प्रोटोबायोन्ट्स द लिविंग सिस्टम्स, उसके बाद फॉर्मेशन हुई। प्रोटोबायोन्ट्स बहुत सारी प्रोटीन्स जो थी वो उनकी मेम्ब्रेन कवरिंग के साथ, जो प्रोटोबायोन्ट्स थे उनकी मेम्ब्रेन कवरिंग के साथ एसोसिएट हो गई। ठीक है, और कुछ क्रोमोफोर्स बन गए, और क्रोमोफोर्स जो हैं वो सनलाइट अब्जॉर्ब कर सकते हैं, और उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सा बना दिया अपनी मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द, और इससे उनको एनर्जी मिलने लगी ताकि वो केमिकल रिएक्शन कर सकें अपने अंदर। सो RNA जो है वो सबसे पहले आया हुआ है। पहला वर्ल्ड जो था वो RNA वर्ल्ड कहलाता था, DNA बाद में आया है, क्योंकि इसके पास काफ़ी क्षमता थी ताकि ये रिएक्शंस को कैटलाइज कर सके, जैसे एंजाइम्स करती हैं, और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कर सके, और अपनी रेप्लिकेशन खुद कर सके। और आज हम देखते भी हैं जैसे कुछ राइबोसोमल RNAs हैं, उनके पास कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, और उनके पास इंफॉर्मेशन भी स्टोर रहती है। सो दिस प्रूव्स। सो बहुत सारे ऐसे वायरसेस भी हैं, उनके पास जेनेटिक मटेरियल एज ए RNA भी है, बाद में DNA आया। ठीक है, सो एंजाइम्स जो है फिर DNA वाली प्रोड्यूस होने लगी। सो फिर इस ऐसे करते करते क्या हो गया, प्रोटोबायोन्ट्स से प्रोटोसेल्स बन गए, जिन्हें हम ई-बायोन्ट्स भी कहते हैं। सो जो प्रोटोसेल्स या ई-बायोन्ट्स हैं, ये प्री लिविंग सिस्टम्स कहलाते हैं, जिनके पास मशीनरी है ताकि वो रिएक्शंस कर सकें, ग्रो कर सकें और डिवाइड कर सकें। ठीक है, और कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि वायरसेस इसी पीरियड में इवॉल्व हुए थे, और वो खुद भी एक प्रोटोसेल्स ही हैं। सो नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कि अर्ली सेल्स कैसे फॉर्म हुए थे, इसके बाद क्या हुआ, अर्ली सेल्स जो हैं वो नियर अबाउट, जिन्हें हम फर्स्ट लिविंग बींग्स भी कहते हैं, वो नियर अबाउट 3900 to 4000 मिलियन ईयर्स बैक उसके बाद आए थे। एक वो जो समुद्र था उसमें टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस के जब
नीचे जाने लगा। एटमॉस्फेयर जो था रिड्यूसिंग ही था ऑक्सीजन की वजह से। जो प्रोटोसेल्स थे वो उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कलेक्ट कर दिया। साइटोप्लाज्म सेलुलर मशीनरी भी इकट्ठी होगी। तो पहले लिविंग बींग्स आना शुरू हो गई। जो पहले लिविंग बींग्स थे जो सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है, उनके पास नेक्ड डीएनए था और मोड ऑफ लिबरेशन एनर्जी भी शो करते थे, स्टोरेज थी, यूटिलाइजेशन था, प्रोटीन फैक्ट्री थी, एक तरह से प्रोटीन्स बनाने वाली मशीनरी भी थी। सो सी एग्रीगेट से प्रोटोबायोन्ट्स बने, प्रोटोबायोन्ट से प्रोटोसेल बना और प्रोटोसेल से फर्स्ट लिविंग सेल बना। फिर कीमोसिंथेसिस, जैसे कि अगर टेम्परेचर में जब ड्रॉप हो गया तो जितने भी नॉन बायोटिक सिंथेसिस थी न्यू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की वो रुक गई। तो जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो अवेलेबल थे वो ओशियंस में डिक्रीज़ होना शुरू हो गए, क्योंकि कीमो हेटेरोट्रॉप्स जो थे उनकी कॉन्टिन्यूड एब्जॉर्प्शन वो उनको एब्जॉर्ब कर लेते थे। तो कुछ ऐसे लिविंग बींग्स थे इस टाइम पे जो ऐसी एबिलिटी रखते थे कि वो अपना खाना मतलब सिंथेसाइज खुद कर सकें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, रॉ मटेरियल से लेके दे सिंथेसाइज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, और एनर्जी उनको केमिकल रिएक्शन से मिल रही थी। सो इस तरह से सिंथेसिस होने लगी ऑर्गेनिक फूड की इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से केमिकल एनर्जी की हेल्प की वजह से, और वो केमिकल एनर्जी उन्हें केमिकल रिएक्शन से मिलती थी, और इससे हम क्या कहते हैं, कीमोसिंथेसिस। और जो ऑर्गेनिजम्स कीमोसिंथेसिस शो करते हैं या ऐसे न्यूट्रिशन पे डिपेंड रहते हैं, हम उन्हें कीमोऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया में है, सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। फिर फोटोसिंथेसिस वाले आए। ये तब हुआ जब व्हेन इट अकर्स विद द एवोल्यूशन ऑफ लाइट, जितने भी लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट मॉलिक्यूल्स थे जैसे क्लोरोफिल, ठीक है, वो जब आ गई तो क्लोरोफिल के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके और केमिकल एनर्जी में चेंज कर सके। सो फोटोसिंथेसिस जो एक प्रोसेस है, आप पता है प्लांट सभी फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, दे आर ऑटोट्रॉप्स। हम जितने भी खाना खा रहे हैं प्लांट से ले रहे हैं, वनस्पतियाँ हैं हमारे पास जितनी भी, सो प्लांट्स प्ले अ ग्रेट रोल। सो इस तरह से क्या हुआ कि सिंथेसिस हुई और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आए। पहले इन्हें हम फोटो ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, जो सनलाइट यूज़ करके अपना खाना खुद बनाते हैं, उनका मतलब वो बर्न हुए। तो वो पहले बैक्टीरिया ही थे। वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस बिना ऑक्सीजन के करते थे, दे वर अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, क्योंकि रिड्यूसिंग पावर जो थी वो सोर्सेज से मिल जाते थे, वाटर वगैरह है, थायोसल्फेट है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, सो ऑक्सीजन नहीं बनती थी। और नियर अबाउट 800 मिलियन ईयर्स के बाद ये फिनोमिनन आया, और ऑक्सीजनिक जो फोटोसिंथेसिस थी वो 3500 मिलियन ईयर्स बैक आई। साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, उनमें ये सबसे पहला फीचर आया था ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। उन्होंने वाटर को यूज़ किया ताकि वो रिड्यूसिंग पावर को बना सकें। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि वाटर जब स्प्लिट होने लगा तो ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है। सो फिर ऑक्सीजन आई और इन्वायरमेंट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग हुआ। तो ये फॉसिल्स में देखा भी गया है, वो अर्लीस्ट रिकॉर्ड में देखा गया है साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी को। और इस तरह से फोटोसिंथेसिस का ऑरिजिन हुआ। सो जो एवोल्यूशन वाला चैप्टर है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट स्टेट्स कि किस तरह से हर एक चीज़ जो आज हम देख रहे हैं वो कैसे आई हुई है। सो इट्स अ स्टोरी ऑफ अर्थ, स्टोरी ऑफ अवर यूनिवर्स। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली माइलर एंड यूरेवल एक्सपेरिमेंट, उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही है, नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।